Hello and welcome everybody to my programming channel, Programming for Anyone and Everyone। अब हम पहुंचे अपने 15th मॉड्यूल में जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो, रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग होता वो भी स्ट्रिंग ही है जो कि टेक्स्ट सर्च, रिप्लेस, वैलिडेशन, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। बेसिकली जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कैसा होना चाहिए। तो राइट साइड पे यहाँ पर आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाया गया है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के। पर नॉर्मली ये स्ट्रिंग मैचिंग, सर्चिंग, मैनिपुलेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में यूज होता है रेगुलर। तो थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। एड जो था ना, वो ईडी, वो सबसे पहला एडिटर था, टेक्स्ट एडिटर। जैसे अब आजकल नोटपैड आता है, वीएस कोड आता है, टेक्स्ट पैड आता है, वैसे पुराने ज़माने में एड आता था। और वो पहला ऐसा टेक्स्ट एडिटर था जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को सपोर्ट किया गया। बाद में तो सब में ही है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन सब टेक्स्ट एडिटर्स में स्टैंडर्ड फीचर है, पर कई लोग जानते नहीं तो यूज़ नहीं करते। पर ये बहुत पावरफुल है, बहुत काम आता है। पर्ल जो थी पहली लैंग्वेज थी जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्टेड थे, बल्कि इंटीग्रेटेड थे। पर्ल में तो इंटीग्रेटेड ही है। जावा, C++, C#, पाइथन सब में रेगुलर एक्सप्रेशंस की सपोर्ट आजकल अवेलेबल है। जावा में 1.4 वर्जन में रेगुलर एक्सप्रेशन की सपोर्ट डाली गई थी, लेकिन उससे पहले भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज थी जो जावा में रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट करती थी। अब हमने एक पहला रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है अपना AB*X?। ये रेगुलर अब ये इसका मतलब क्या है? पहले सबसे A आना चाहिए, फिर उसके बाद B आ सकता है, कितनी बारी भी आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है, 20 बार भी आ सकता है। फिर X आना चाहिए, वो ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ऑप्शनल है। B* मतलब B* जहाँ लगता है ना, उसके पहले जो आया होता है वो कितनी बारी भी आ सकता है। और X के बाद क्वेश्चन मार्क मतलब X ऑप्शनल है, 1 बार आ सकता है या 0 बार आ सकता है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये AB को मैच करेगा, AB को मैच करेगा, AB X को मैच करेगा, AB को मैच करेगा, लेकिन ACX को मैच नहीं करेगा। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये इसका मीनिंग है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो लैंग्वेज होती है, ये इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लिटरल्स होते हैं, मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, क्लासेस होती है, प्री डिफाइंड क्लासेस होती है, क्वांटिफायर्स होता है, बैक रेफरेंसेस होते हैं, और होता है कैप्चरिंग ग्रुप्स होता है। तो एक एक करके इन सारों को समझते हैं। तो लिटरल मतलब लिटरल स्ट्रिंग्स, मतलब हरदीप सिंह, कोका कोला कंपनी, कोई भी नाम, कोई भी लेटर्स जो एज इट इज आने चाहिए तुम्हारे रेगुलर एक्सप्रेशन में भी एज इट इज दिखते हैं, और जो जिससे उसको मैच करना है उसमें भी एज इट इज ही आते हैं। तो बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स होते हैं। डॉट का मतलब होता है जहाँ हमने डॉट लगा दिया रेगुलर एक्सप्रेशन में, मतलब वहाँ एक्चुअल टेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है। डॉट मतलब कोई भी एक कैरेक्टर। जहाँ हमने स्टार लगा दिया तो उसका मतलब होता है उससे पहले जो भी आ रहा है वो 0 बार, 1 बार या कितनी भी बार आ सकता है। जहाँ हमने प्लस लगा दिया मतलब कम से कम 1 बारी तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा कितनी भी बारी आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वो चीज ऑप्शनल है। तो A?B मतलब वो AB को भी मैच करेगा, B को भी मैच करेगा, पर B A को नहीं करेगा, ऑप्शनल है। 0 बार आ सकता है या 1 बार आ सकता है, दैट्स ऑल। उसके बाद क्या होता है, कई बारी हमें करना होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्चुअली डॉट आना चाहिए। अब डॉट का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन में होता है कि कोई भी कैरेक्टर, पर हम चाहते हैं कि डॉट आए, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में डॉट ही आए, लिटरल डॉट आए। तो हम लिख देते हैं उसको बैकस्लैश करके डॉट लिख देते हैं। बैकस्लैश डॉट मतलब डॉट ही आएगा वहां पर, और कुछ नहीं आ सकता। और ऐसे ही अगर हमें लिटरली प्लस चाहिए, जैसे 2+2, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें इस टेक्स्ट से हमें मैच करना है, तो हम लिख देंगे 2\+2। तो मतलब प्लस का नॉर्मल मीनिंग नहीं लेगा वो। नॉर्मल मीनिंग तो होता है ना कि एक या एक से ज्यादा बार आ सकता है,
तो वो नॉर्मल मीनिंग नहीं लेगा, उसका मतलब है नॉर्मल प्लस साइन। दो और मेटा कैरेक्टर्स हैं, एक है कैरेट साइन जो ट्राइंगल सा होता है और उसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ लाइन, और डॉलर मतलब एंड ऑफ लाइन। अब होते हैं क्लासेस, जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया ए बी सी, तो मतलब ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर आ सकता है इसमें। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, तो मतलब स्मॉल लेटर सारे आ सकते हैं, कोई भी स्मॉल कैरेक्टर आ सकता है और कोई भी कैपिटल कैरेक्टर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोनों, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर एक। तो ए टू डी अगर हम लिख देंगे तो ए बी सी डी में से कुछ भी आ सकता है, ई नहीं आ सकता। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद अगर इमीडिएटली बाद अगर कैरेट आ रहा है तो उसका मतलब होता है नॉट, तो 0 to 9 के अलावा कुछ भी वो होता है। और ऐसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोमा सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क वगैरह डाल दिया, तो इसका मतलब कोई भी एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर आ सकता है, एक ही लेकिन कोई भी एक। तो हमारे पास टास्क क्या है कि हमें एक सेंटेंस दिया गया है, द क्विक ब्राउन जिल जंप स्लाइटली और द लेजी एलिस एंड आस्क्ड इट टू पैक बॉक्स वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें बहुत सारे ईमेल आईडीज छुपाए गए हैं, jill@2cent.me, alice@2cent.me। तो इन ईमेल आईडीज का जो पहला वाला पार्ट है वो हमें अलग करके दिखाना है, जैसे राइट साइड में दिया गया जिल, एलिस और जैक, तीनों प्रिंट करें, ऐसे हमें भी प्रिंट करना है, इसमें से निकाल। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, पर रेगुलर एक्सप्रेशन से ईजियर फास्टर हो जाता है। और जैसे सीक्वल से हम डेटाबेस में क्वेरी करते हैं, वैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से टेक्स्ट में क्वेरी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें। तो ईमेल आईडी दी गई है hs@2cent.me और रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है वो ये बनाया है A to Z 0 to 9, यानी लेटर्स कोई भी लेटर आ सकता है। ईमेल आईडी नॉर्मली लोअर केस में लिखे जाते हैं, उसमें अपर केस होता नहीं, तो हमने भी ऐसे ही लिखा है, कोई भी लोअर केस कैरेक्टर या कोई भी डिजिट, और फिर हमने प्लस लगा दिया, मतलब कितनी भी बार आ सकता है, एक बार या तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। फिर @2cent.me ये हमारी डोमेन है। पूरा जो डोमेन में ईमेल आईडी के लिए जो पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर होता है वो नीचे मैंने आपकी नॉलेज के लिए दिया है, लेकिन अभी हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हैं, तो हमने सिंपल सा एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडीज के लिए जो यहाँ हमारे टेक्स्ट में आ रहे हैं। अब हम आते हैं कैप्चरिंग ग्रुप में, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैप्चरिंग ग्रुप। जो भी सिंपल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ना, पैरेंथेसिस, कैप्चरिंग ग्रुप बन जाता, और मैचिंग के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन इंजन उसको याद भी रखता कि क्या मैच हुआ था उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो आगे देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा ABC + D और ABC को हमने सिंपल ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब ये ABC D को भी मैच करेगा, ABC D को भी मैच करेगा, यानी ABC अब एक से ज्यादा बार कितनी बार भी आ सकती। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बाद में हम $1 से या \1 से इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं कि ABC से क्या मैच हुआ था। अब ABC से तो ABC मैच होगा, लेकिन हम आगे आपको इसको समझाते हैं और डिटेल। यहाँ हमने इंपोर्ट कर लिया रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को, टेक्स्ट को हमने वही इनिशियलाइज कर दिया कि जो आपने टेक्स्ट आपको पढ़ के सुनाया था। अब पैटर्न में हमने वही पैटर्न डाल दिया जो पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था ईमेल आईडी के लिए। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ऐड से पहले वाले पार्ट को अपने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि वो याद रहे, मैचिंग के बाद हम उसको रिट्रीव कर सकें क्या मैच। जो स्ट्रिंग से पहले आर लिखा है, पैटर्न इज इक्वल टू आर, फिर कोट्स से पहले आर लिखा है ना, आर का मतलब है ये रॉ स्ट्रिंग, वरना हमको जहाँ हमने बैकस्लैश लिखी है वहाँ डबल बैकस्लैश लिखनी पड़ती, वो अवॉइड करने के लिए हमने ये यहाँ पर आर लिखा। तो फॉर मैच इन रेगुलर एक्सप्रेशन में एक फंक्शन होता है फाइंड इटरेटर, जो फाइंड करता है और इटरेटर रिटर्न करता है। तो फॉर मैच इन re.find इटरेटर पैटर्न टेक्स्ट, और एक मैच के लिए क्या करो, अलायस इज इक्वल टू मैच डॉट ग्रुप बाद।
तो पहला जो कैप्चरिंग ग्रुप था, पहला जो ब्रैकेट में मैच हुआ है वो दे देगा और वो फिर प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में वो आ जाएगा। तो नाम आते जाएंगे लोगों के जो प्रिंट हो जाए। अब इसमें तो था ही एक ही कैप्चरिंग ग्रुप था, तो 1 मतलब 1 ही होगा, 2 नहीं लिख सकते, एक ही कैप्चरिंग ग्रुप था पर वो 1 से एक्सेस हुआ। अगर 2 होते तो ग्रुप 2 लिख देते, जैसे यहाँ लिखा है हमने। अब इसमें 2 कैप्चरिंग ग्रुप्स हैं, तो हमने वही सेम चीज़ है, लेकिन डोमेन नेम को भी हमने डॉट स्टार में डाल, डॉट स्टार से रिप्रेजेंट किया। डॉट स्टार मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी बार, तो डॉट स्टार को हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया। तो ये जैसे हरदीप सिंह @simple.com से मैच करेगा तो मैचिंग ग्रुप 1 में आ जाएगा हरदीप सिंह और 2 में आ जाएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, डॉट स्टार में वो .com को भी नहीं ले लेगा, तो डॉट स्टार का मतलब होता है कुछ भी। तो simple.com पूरा का पूरा डॉट स्टार में क्यों नहीं आएगा वो थोड़ा आप समझ लीजिए, यहाँ समझने वाला पॉइंट है। अगर वो पूरा का पूरा डॉट स्टार में ले लेगा ना, तो .com जो लास्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है उससे कुछ मैच करने के लिए बचेगा नहीं। तो इसलिए वो पहले पूरा का पूरा मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बैक ट्रैक करके .com पे वापस आ जाता। अगर आपको और इंटरेस्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन के इंजन कैसे काम करते हैं, वो आप समझना चाहते हैं, हालांकि प्रोग्रामिंग बेसिक्स जानने में वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बैक ट्रैकिंग होती है, कैसे मैचिंग होती है, तो आप फर्दर रिसर्च इस पे कर सकते। वो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो हमने कवर नहीं किया, थोड़ा सा ब्रीफ में एड में दिखाया है बस। अब बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। स्मॉल डी का मतलब होता है डिजिट, कोई भी डिजिट। बैकस्लैश D का मतलब होता है डिजिट के अलावा कुछ भी। बैकस्लैश W का मतलब होता है कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेट हो या नंबर। उसका उल्टा होता है कैपिटल W, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के अलावा कुछ, क्वेश्चन मार्क, कुछ स्पेस। वो स्लैश S का मतलब होता है वाइट स्पेस। स्लैश B का मतलब होता है वर्ड बाउंड, यानी वर्ड शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है। और न्यू लाइन को बोलते हैं /N, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अब हमें काउंट करना है कि अल्फा नाम का वर्ड कितनी बारी एक पैराग्राफ में आ रहा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे हम /B अल्फा /B, मतलब हमें अल्फा जो पूरा वर्ड है वही काउंट करना है। अगर किसी और वर्ड का पार्ट है, जैसे कि अल्फाबेट लिखा हुआ है पैराग्राफ में, तो हमें काउंट नहीं करना। तो ये ऐसे लिखेंगे, वर्ड बाउंड्री को ऐसे यूज करते हैं। मतलब अब एक चीज होती है क्वांटिफायर। अब ए के बाद अगर कर्ली ब्रेसेस में हमने 4 लिख दिया, मतलब ए 4 बार आएगा तो ही मैच हो। अगर 3 बार आया तो मैच नहीं होगा। और अगर हमने ए फिर कर्ली ब्रैकेट्स में 3,4 लिख दिया तो ए 3 बार आ सकता है या 4 बार आ। अगर हमने ए के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में कोमा डाल के 3 लिख दिया तो ए 0 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है या 3 बार आ सकता है। अगर हमने ए फिर कर्ली ब्रैकेट्स में 2 डाल के कोमा लिख दिया तो मतलब कम से कम 2 बारी तो आएगा ही आएगा, 3 बारी भी आ सकता है, 4 बारी भी आ सकता है, ऐसे होता है। तो ये होते हैं क्वांटिफायर। फिर बैक रेफरेंसेस होते हैं। बैक रेफरेंसेस और कैप्चरिंग ग्रुप्स में सिमिलैरिटी है, पर ये बैक रेफरेंसेस एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा /W+, यानी कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, फिर डैश, फिर एक और सेट ऑफ कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, फिर डैश के बाद फिर वही अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो पहले आए थे, फिर उसके बाद वही अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दोबारा जो दूसरी बार आए थे। /2 मतलब सेकंड कैप्चरिंग ग्रुप से जो मैच हुआ। तो जैसे अब हमने लिखा /W+ एक बारी, फिर डैश डाल के दोबारा, फिर डैश /1, फिर /2 1। अब लास्ट में हम डॉट को मैच करना चाहते हैं एज ए लिटरल, तो हमने /. लिख दिया, वरना डॉट का मतलब हो जाता कोई भी कैरेक्टर, पर वो हम यहाँ चाहते नहीं थे। अब हमने लिखा हैरी पॉटर 1, तो ये मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे हैरी पॉटर डिल्बर्ट पॉटर 1 तो वो मैच नहीं होगा, क्योंकि हैरी और डिल्बर्ट और पॉटर सेम होना चाहिए था, और हैरी और डिल्बर्ट अलग है तो वो मैच नहीं होगा। अब और जो है वो और के लिए आता है, बार जो साइन होता है वो और के लिए आता है।
तो टी फिर रेक्स और कैट, मतलब टी रेक्स भी मैच कर जाएगा, टी कैट भी मैच कर जाएगा, दोनों में से कोई भी एक मैच कर देगा, या तो रेक्स आना चाहिए या कैट आना चाहिए, टी डॉग मैच नहीं कर। तो यूजेस क्या क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन के यूजेस? एक यूज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, सर्चिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा रिप्लेसिंग के लिए, पार्सिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो इसका देखते हैं कि कैसे यूज होता है। अब रिप्लेसिंग में हमने एक सेंटेंस लिखा है, वी स्पेंट $0.5 इन ड्रिंक्स, $0.85 इन क्लोथ। तो 0.5 हमने गलत लिखा है, 0.50 होना चाहिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो हमने क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है? \d। ये पहला कैप्चरिंग ग्रुप है। फिर अगले कैप्चरिंग ग्रुप में लिखा है डॉट, यानी \डॉट, और फिर उसके बाद डिजिट्स कितने भी आ सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो दो ये कैप्चरिंग ग्रुप्स हमने बना दिए हैं और इससे हम सर्च एंड रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और हमने अपना टेक्स्ट भी लिख दिया है, जो टेक्स्ट जिसमें हमें सर्च करना है। फिर हमने पैटर्न डिफाइन कर दिया, वही पैटर्न जो हमने बनाया था। फिर हमने करेक्टेड टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखा है, इज इक्वल टू re.sub, सब मतलब सब्स्टिट्यूट। पैटर्न को सब्स्टिट्यूट करना है किससे? पहले \1, यानी पैटर्न में जो पहले नॉन डिजिट से मैच हुआ था वो आएगा पहले, फिर 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा और फिर बाकी के डिजिट्स आएंगे। तो पॉइंट और बाकी के डिजिट्स को हमने लिखा है \2, क्योंकि वो सेकंड कैप्चरिंग ग्रुप में मैच हुआ हो। तो ये सिंपल सा कोड है और फाइनली हमने करेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। अब पार्सिंग क्या टेक्निक होती है? पार्सिंग होती है किसी चीज को तोड़ के समझना, टेकिंग अपार्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके समझ। तो यहाँ पर हमने URL दिखाया है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है, पाथ होता है और फाइल होता है। पाथ और फाइल दोनों ऑप्शनल होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए हम बना रहे हैं। हमने पहले कैरेट लिखा, यानी बिगिनिंग ऑफ लाइन से मैच करो। फिर हमने प्रोटोकॉल 3 अलाउ किए हैं यहाँ पर, FTPS, HTTPS या फाइल, तीनों में से कोई एक प्रोटोकॉल होगा, उसको भी कैप्चरिंग ग्रुप में डाला है, पहले वाले कैप्चरिंग ग्रुप में, कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। फिर :// लिखा है, मतलब एज इट इज आना चाहिए। फिर दूसरे कैप्चरिंग ग्रुप में हम डोमेन को मैच कर रहे हैं, तो हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले हैं कैरेक्टर क्लास बनाने के लिए, और उसमें स्लैश के अलावा कुछ भी, स्लैश के अलावा कुछ भी हो और प्लस डाल दिया कितना भी हो, तो उसको मैच करते हैं, वो सारी डोमेन है। तो सेकंड कैप्चरिंग ग्रुप में ये आ गया। थर्ड कैप्चरिंग ग्रुप में आप पाथ आ गया, यानी स्लैश के बीच में जो कुछ भी है, $* लिख दिया, मतलब कुछ भी है स्लैशेस के बीच में, वो पाथ है, उसको ले लो। और लास्ट में लिख दिया $, वो लास्ट कैप्चरिंग ग्रुप है, उसमें कोई स्लैश नहीं है, वो फाइल है। तो ऐसे कर सकते। अब इसको हमको URL इनपुट दिया गया और हमें उसमें बता दिया डोमेन कौन सी है, पाथ कौन सा, फाइल कौन सा, उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तोड़ के समझ रहे। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट कर लिया, URL एक कोई भी एक एग्जांपल URL उसमें ले लिया, पैटर्न जो हमने लिखा था, बनाया था अभी, वो ले लिया, और एक फंक्शन होता है इसमें मैच का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट मैच पैटर्न और URL कर दिया। इस काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैच हो जाता है तो ग्रुप 1 में से प्रोटोकॉल निकाल लो, ग्रुप 2 में से डोमेन निकाल लो, ग्रुप 3 में से निकाल लो पाथ और फाइल नेम निकाल लो ग्रुप 4 में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें फिर प्रिंट कर दो। और अगर नहीं मैच होता तो मतलब URL वैलिड ही नहीं था, तो नॉट वैलिड करके प्रिंट कर दो। वैलिड URL इसी टाइप का होता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस काम कैसे करते हैं? 3 तरीके के इंजन होते हैं। इंजन मतलब जो मैचिंग करता है एक्चुअली। एक DFA टाइप का होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लेते, फिर उससे मैच कर। एक होता है नॉन DFA मेथड होता है, एक होता है हाइब्रिड, जिसमें दोनों DFA और नॉन DFA को मिक्स करके यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करके दिखाया है।
इसका एक एडवांटेज होता है कि ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल मैच रिटर्न करता है हमेशा, डीएफए वाला। नॉन डीएफए वाला कई बार छोटा भी कर सकता। अब यहाँ पर शुरुआत में जो पहला सर्कल बना हुआ है वो स्टेट है, और हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी स्टार ए बी, यानी ए और बी में से कोई भी कैरेक्टर कितनी बारी भी आ सकता है, पर एंड ए बी से होना चाहिए। तो इसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा में एक एक कैरेक्टर करके देखते जाते हैं। अगर ए या बी आए तो हम पहली स्टेट पे ही रहते हैं, और अगर लास्ट में ए और बी आए तो हम अगली स्टेट में जाके ये जो 2 सर्कल बने हुए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये फाइनल स्टेट, अगर इस फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हो रहा है, इसका ये मतलब। पर जो पहली स्टेट है उसको ध्यान से देखो, ए पे ही ऊपर भी जा रहा है और ए पे ही नीचे भी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि प्रोग्राम जो है इसमें डिटर्मिन नहीं कर पा रहा कि किधर जाना। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये इस वीडियो की स्कोप से बाहर की चीजें हैं, पर थोड़ी बेसिक्स हमने आपको बता दी। फिर होता है नॉन डीएसए वाला, ये नॉर्मल प्रोसीजरल लॉजिक यूज करता है, पहले एक कैरेक्टर को देखता है फिर दूसरे को देखता है। तो ये जो नॉन डीएसए वाला जो मेथड होता है इसमें पावर ज़्यादा होती है, पर ये थोड़ा स्लो भी होता है और थोड़ा बैक ट्रैकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। डीएफए मेथड में बैक ट्रैकिंग नहीं होती जरा। अब हम लाइव सर्च एंड रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ये लंबा जा रहा है, इसकी लाइंस की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हम हर 60 कैरेक्टर के बाद न्यू लाइन डालना चाहते हैं ताकि हमें क्लियरली टेक्स्ट एडिटर में नजर आए। और दूसरा, जितनी भी डेट्स हैं वो MMDDYY फॉर्मेट में है, तो हम उसको DDMMYY में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो इंडियन फॉर्मेट। तो हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन पहले इसके लिए बनाया है। पहले कैप्चरिंग ग्रुप में हम क्या लिख रहे हैं, 0.60, मतलब कोई भी कैरेक्टर 60 बार आ सकता। उसके बाद हम लिख रहे हैं क्लास बना के कैरेट डाल के स्पेस, मतलब स्पेस के अलावा कुछ भी आ सकता और कितनी बारी भी आ सकता। फिर उसके बाद हमने स्पेस डाल दी, तो मतलब हम न्यू लाइन कैरेक्टर वहां डालना चाहते हैं जहां स्पेस हो, ताकि वो एक ही वर्ड को बीच में तोड़ के आगे ना बढ़ जाए। तो हमने देखा 60 कैरेक्टर्स काउंट कर लिए। उसके बाद देखा कि अगर स्पेस नहीं है तो जहाँ स्पेस आए वहां रुके। फिर हमने क्या किया, जो भी मैच हुआ था, जो भी टेक्स्ट था वो _1 में आ गया, वो सारा _1 में हमारा टेक्स्ट आ गया कि ये मैच हुआ है। और उसके बाद एक न्यू लाइन एक एक्स्ट्रा हमने डाल दी, _1/न्यू लाइन, ये बना दी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये सारा कितना अच्छा अलाइन होकर प्रॉपरली आ गया। अब डेट को हमें इंटरचेंज करना है, तो डेट के लिए डे, मंथ, ईयर 3 पार्ट्स होते हैं, डैशेस से सेपरेट होते हैं, और _D मतलब 2 डिजिट्स आने चाहिए, 2 डिजिट, फिर डैश, फिर 2 डिजिट, फिर डैश, फिर 2 डिजिट। तो ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। तीनों को याद रखने के लिए कैप्चरिंग ग्रुप्स में डाल दिया। और रिप्लेस किसके साथ करना है, _2, मतलब पहले मंथ आएगी, तो सेकंड कैप्चरिंग ग्रुप में जो कैप्चर हुआ है उसको पहले लिखो, फिर डैश डालो, फिर पहले कैप्चरिंग ग्रुप वाला डालो, फिर थर्ड कैप्चरिंग ग्रुप वाला डाल दो। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सर्च एंड रिप्लेस कर दोगे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप टेक्स्ट पैड में हमने यही पैराग्राफ खोला हुआ है जिसमें लाइंस लंबी लंबी है और डेट्स अब फॉर्मेट ठीक नहीं है। तो हम गए सर्च रिप्लेस में, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला हमने चेक बॉक्स चेक कर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने वही रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है जो हमने लाइन रैप्स ऐड करने के लिए लिखा था। तो यहाँ हमने रिप्लेस ऑल दबाया, तो देखिए कैसे लाइन आ गई सारी की सारी। तो रैपिंग तो कई बार ये ऐड करनी पड़ती है, कितना इजी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद हमें डेट्स रिप्लेस करनी है, तो हमने डेट वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ले लिया, और ये वाला जो डेट्स का है, अब देखिए पहली जो डेट है वो 15 जुलाई है। हमने रिप्लेस किया तो वो 15 जुलाई हो गई। तो देखिए कितना इजी तरीका है ये करने का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है नेक्स्ट वीडियो है,
काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं इनकरेज करता हूँ आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो नीचे दिया गया है, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। हमने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत करी है। नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।